कि हम किसी को खड़ा कर देंगे कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ के लोग हम ही को वोट देंगे। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। को भी खड़ा करेंगे कि हम किसी को खड़ा कर देंगे कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। सुनने में यह बयान कितना अजीब और घमंडी लगता है ना? अगर आपने भी पिछले कुछ दिनों में यह बयान सुना है तो आपको बता दें कि इसी एक लाइन ने बांकीपुर में बीजेपी की सालों पुरानी किले की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने ऐसा ही कहा था? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी को नैरेटिव यानी माहौल बनाने की अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ा, कैसे प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उन्हीं के दांव से पस्त कर दिया और कैसे बांकीपुर में 422 में से 400 बूथों पर बीजेपी की लुटिया डूब गई। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरे के पूरे चुनाव के रुख को बदल दिया। सच तो यह है कि रविशंकर प्रसाद ने कभी यह कहा ही नहीं था कि बीजेपी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगी। तो आखिर रविशंकर प्रसाद ने कहा क्या था? पहले आप उनका ये बयान सुनिए। एक उद्यमी ने कहा है कि भाजपा कहती है कि हम किसी को खड़ा कर देंगे कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। यह बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। इसी कारण आज एक बूथ का कार्यकर्ता लड़ रहा है और जीतेगा। हम ऐसी भाषा नहीं करते। तो सुना आपने क्या कहा था रविशंकर प्रसाद ने। लेकिन राजनीति में नैरेटिव बहुत बड़ी चीज होती है। बीजेपी को इस खेल का उस्ताद माना जाता है जिससे वो लगातार अपने विरोधियों को पछाड़ती आई है। लेकिन इस बार बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बाजी ही पलट दी, बीजेपी को उन्हीं की दवा चखा दी। पीके ने रविशंकर प्रसाद की इसी लाइन को पकड़ा और उसे इस तरह से जनता के सामने पेश किया जैसे ये बीजेपी का अहंकार हो। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के वोटरों के दिलों में ये बात बैठा दी कि देखिए बीजेपी आपको और आपके वोट को क्या समझती है। यकीन नहीं होता तो अलग अलग जगहों पर दिए गए पीके के ये बयान सुनिए। कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ के लोग हम ही को वोट देंगे। उस अपमान का बदला इस बार जनता वोट से लेगी, उस अहंकार को चकनाचूर करेगी। भाजपा किसी नेता से किसी ने पूछा कि अरे चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर में, आप क्या सोचते हैं? बोला कोई चिंता नहीं, बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। ये बात सही है। अब सही है ना? देखिए अब आपके बारे में भाजपा क्या सोचते हैं। इतना बड़ा अपना बंधुआ मजदूर समझ रहा है कि कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। प्रशांत किशोर नैरेटिव सेट करते चले गए और बीजेपी देखती की देखती रह गई। प्रशांत किशोर जानते थे कि उनके तीर एकदम निशाने पर लग रहे हैं। बीजेपी अपने किले को ध्वस्त होते हुए देख रही थी और उसने इस किले को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अंत में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और जब नतीजे आए तो आंकड़े देखकर बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। ना तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पुराना जलवा काम आया और ना ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ताबड़तोड़ भाषणबाजी कोई कमाल ही दिखा सकी। बांकीपुर सीट पर कुल 422 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से बीजेपी को 400 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर हार का सामना करना पड़ा और हद तो तब हो गई जब नितिन नवीन के बचपन की गलियों वाले बूथों पर भी प्रशांत किशोर का जादू चल गया। इतना ही नहीं,
इन नतीजों ने बीजेपी के उन बड़े चेहरों को भी बेनकाब कर दिया जो सालों से पटना को अपनी जागीर समझते थे। इनमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर सीपी ठाकुर और रामकृपाल यादव जैसे कद्दावर नेता भी अपने ही पोलिंग बूथों पर पार्टी की लुटिया डूबने से नहीं बचा सके। यानी जिन बूथों पर ये दिग्गज नेता खुद वोट डालते हैं, वहां की जनता ने भी बीजेपी के खिलाफ ही वोट दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक बयान को घुमा फिराकर पेश करने से इतनी बड़ी हार हो सकती है? बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर का नैरेटिव तो सिर्फ एक चिंगारी था। बारूद तो बांकीपुर के वोटरों के अंदर पहले से ही भरा पड़ा था। बांकीपुर के वोटरों ने यह साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ पुराने चेहरों या पार्टी के झंडों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें एक नया विकल्प चाहिए था। इसके अलावा बीजेपी के अपने पारंपरिक वोट बैंक, खासतौर पर सवर्ण समाज के अंदर ही अंदर भारी नाराजगी थी। बेरोजगारी और शिक्षा, ये इलाका छात्रों का गढ़ माना जाता है। बेरोजगारी और बदहाल शिक्षा व्यवस्था से युवा काफी ज्यादा खफा थे। इतना ही नहीं, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर भी सवर्ण समाज में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। इसके अलावा जहानाबाद में नीट छात्रा के साथ हुए रेप और मर्डर केस ने भी पूरे के पूरे बिहार को झकझोर दिया था। लोग सरकार के रवैये से गुस्से में थे। ऊपर से भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने तो आग में घी का काम कर दिया। इससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यानी एक तरफ तो जनता के मन में बेरोजगारी, शिक्षा और घटनाओं को लेकर सुलगता गुस्सा था, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का वो अहंकार वाला नैरेटिव। इन दोनों चीजों ने मिलकर पटना के उस किले को ध्वस्त कर दिया जिसे बीजेपी कभी ना टूटने वाला मानती थी। बांकीपुर के इस चुनाव ने यह साफ संदेश दे दिया है कि जब जनता बदलाव का मन बना ले तो किसी भी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस और बड़े बड़े नाम धरे के धरे रह जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह दावा तो आपने जरूर सुना होगा। जब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तो मंच से विकास के बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसी सड़कों का यह दावा सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों में ही धड़ाम हो गया। जनता से टैक्स का मोटा पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन बदले में मिल रहे हैं जानलेवा गड्ढे और धंसती हुई सड़कें। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आते ही नेताओं में एक ही होड़ मच जाती है, और वो है उद्घाटन और शिलान्यासों की होड़। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव में वोट बटोरने और विकास का ढिंढोरा पीटने के लिए जनता को आधे अधूरे एक्सप्रेसवे सौंपे जा रहे हैं? क्या ये जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं है? एक तरफ तो आम जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए को पानी की तरह बहाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जल्दबाजी में किए गए आधे अधूरे कामों की वजह से सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों और लोगों की जान पर हर पल बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपको बताते हैं कि 4700 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का असली सच क्या है। 63 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे उद्घाटन के महज 18 दिनों के भीतर ही 84 अलग अलग जगहों पर धंस गया है। हालात ये हैं कि सिर्फ 18 दिनों के अंदर ही कानपुर जाने वाली लेन पर 39 जगहों पर पैचवर्क करना पड़ गया। इतना ही नहीं, लखनऊ जाने वाली लेन पर 45 जगहों पर सड़कों की मरम्मत की गई, और तो और पैचवर्क की वजह से लखनऊ से उन्नाव जाने वाली लेन को तो बकायदा बंद तक करना पड़ गया। यहां करीब 200 मीटर के दायरे में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही हल्की बारिश हुई सड़क पर दोबारा से गड्ढा बन गया। लापरवाही की हद तो तब देखने को मिली जब लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर बनी 100 मीटर सड़क को दोबारा से बनाया गया। इसके 400 मीटर आगे भी डामर और गिट्टी डालकर पैचवर्क किया गया। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां लगभग 1000 स्क्वायर फीट एरिया की पूरी सड़क को उखाड़ा, 2 फीट गहरा गड्ढा किया गया और उसे फिर से दोबारा से तैयार किया गया।
लेकिन काम की क्वालिटी तो देखिए। सड़क दोबारा बनने के ठीक 12 घंटे के बाद ही उसी जगह पर फिर से 1 से 2 इंच गहरी और 2 से 3 इंच चौड़ी दरारें आ गई। एक तो 18 दिनों में ही एक्सप्रेसवे की पूरी पोल खुल गई। ऊपर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो फिर अच्छी क्वालिटी की रोड ही बना दीजिए। आखिर क्यों जनता के पैसे और उसकी जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मांगने वाले थक जाएंगे पर मैं देने वाला थक नहीं सकता। मेरी अड़चन पैसे कमी नहीं है, पैसा खर्चा नहीं होता, ये मेरी अड़चन। अब आप खुद सोचिए, जिस सड़क को बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अगर उसकी ये हालत है तो भारी बारिश और गाड़ियों की आवाजाही के बीच यात्रियों की सुरक्षा का क्या ही होगा। अब जरा इस सड़क का गणित भी समझ लीजिए। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में पूरे के पूरे 4700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में तकरीबन 75 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं उनमें यह सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है। इतना महंगा एक्सप्रेसवे बनाने के बाद जनता से भारी भरकम टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 75 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर चुकाने के बावजूद जनता को क्या मिल रहा है? धंसती हुई सड़कें, दरारें और जान का जोखिम। क्या विकास का मतलब सिर्फ रिबन काटना और विज्ञापनों में बड़े बड़े दावे करना भर रह गया है? जब चुनाव आते हैं तो जल्दबाजी में फीते काट दिए जाते हैं, लेकिन उन सड़कों की गुणवत्ता और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अगर 18 दिनों के भीतर ही सड़क 84 जगहों से धंस जाए तो यह साफ दिखाता है कि निर्माण में किस स्तर की लापरवाही हुई है, किस क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। क्या चुनावी वादों के चक्कर में जनता के पैसों और सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? ये किसी विपक्षी पार्टी का विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि पंजाब कांग्रेस की अपनी ही बैठक का नजारा है। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि नेता और कार्यकर्ता खुले में ही आपस में भिड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के अपने ही गढ़ यानी लुधियाना में जो कुछ हुआ उसने पार्टी की फूट को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूरा मामला लुधियाना के गुरु नानक देव भवन का है, जहां पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग पहुंचे थे। मंच से पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब बैंस ने मंच से ही पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के समर्थकों की तरफ चूड़ियां डालने का इशारा कर दिया। बस फिर क्या था, आशु समर्थक भड़क गए और दोनों गुटों में गदर मच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि राजा वड़िंग को खुद चिल्लाकर सभी को चुप करवाना पड़ा। गुस्से में वड़िंग ने विरोध कर रहे अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरएसएस तक का बंदा बता दिया और धमकी दे डाली कि अब ज्यादा किया तो लड़ाई हो जाएगी। इसके बाद आशु के समर्थक और दलित कार्यकर्ता मीटिंग से बाहर निकल गए। उन्होंने बघेल गो बैक लिखी टी शर्ट लहराई, जिस पर भूपेश बघेल की तुलना जनरल डायर से की गई थी। अब सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस में आखिर ये आग लगी क्यों है? इस पूरे ड्रामे के पीछे की असली वजह है 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम की कुर्सी की जंग। असल में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उनका गुट चाहता है कि 2027 के चुनाव से पहले राजा वड़िंग को अध्यक्ष के पद से
हटा दिया जाए। चन्नी चाहते हैं कि अगले चुनाव में पार्टी उन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। लेकिन दूसरी तरफ राजा वडिंग का कहना है कि 2022 की करारी हार के बाद जब पार्टी बिखर रही थी तब उन्होंने पंजाब कांग्रेस को संभाला था, इसलिए पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। जब कांग्रेस हाईकमान ने राजा वडिंग को हटाने से इनकार कर दिया तो चन्नी गुट की यह नाराजगी अब सरेआम सड़कों पर आ गई है। इसी खींचतान के बीच पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने पार्टी के अंदर मौजूद स्लीपर सेल्स और अनुशासनहीन नेताओं को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। यानी साफ है कि 2027 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में अगुवाई किसकी होगी, ये जंग अभी से ही पार्टी के पसीने छुड़ा रही है। नेताओं की ये आपसी खींचतान और सार्वजनिक सिरफुटव्वल चुनाव आने से बहुत पहले ही कांग्रेस को अंदर से कमजोर कर रही है। जब पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर संगठन को मजबूत करने के बजाय अपने अपने नेताओं के गुटों में बटा रहेगा तो जाहिर है इसका असर सीधे पार्टी की साख पर पड़ेगा। और सीधा सा गणित है, एक का नुकसान दूसरे का फायदा। कांग्रेस की अंदरूनी कलह विरोधी दलों, खास तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मौका बन सकती है। जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में होने का फायदा उठाकर कांग्रेस के कमजोर होते जनाधार में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी भी पंजाब में अपनी जमीन तलाशने के लिए इस मौके को भुनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अगर कांग्रेस हाईकमान ने वक्त रहते अपनी इस गुटबाजी को काबू में नहीं किया तो चुनाव तक पहुंचते पहुंचते पार्टी पूरी तरह से बिखर सकती है और इसका सीधा सियासी फायदा विरोधियों की झोली में जाकर गिर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पंजाब कांग्रेस की ये अंदरूनी लड़ाई आने वाले चुनावों के लिए उस पर भारी पड़ने वाली है, या फिर पार्टी समय रहते अपने इस मतभेद को सुलझा लेगी? इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।